चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग के टॉपिक्स में मैंने एक ब्लॉक पेंडिंग रखा था दैट इज आर्टिकल नंबर 12 एंड 13। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये एक बार आज कवर अप करने की ट्राई करते हैं। थोड़ा डिटेल्ड है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको वैसे। और अगेन कंसेप्ट पे जाना है। तो देखो, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 प्रैक्टिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज अ लॉ स्टूडेंट, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं ये चीज बार बार आती रहेगी। एक टर्म यूज किया जिसको बोलते स्टेट। अब अभी तक आपका जितना नॉलेज है, आपने इतना पढ़ा है, स्टेट का मतलब आप रीजनल स्टेट के तौर पे समझते हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पे उस सेंस पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे टुगेदर एज अ कंट्री इंडिया, उसको एक स्टेट वर्ड यूज किया हुआ है। मतलब किसी कंट्री को भी स्टेट के नाम से बहुत बार डिनोट करते हैं। अब अगेन लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, वैसे ही हो गया। कभी आप स्टेट में एक रीजनल स्टेट बोल रहे हो, कभी आप पूरे कंट्री को स्टेट को डिफाइन कर रहे हो। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बहुत बार किसी नेशन को एक स्टेट के तौर पे भी बोला जाता है, ये टर्म यूज किया जाता है। जैसे कंट्री बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, सब सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे आपको सेंस में लेना होगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, अदरवाइज किसी भी सिटीजन को सारे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने का मौका मिलता है उसके अपने स्टेट में, या उसके स्टेट के अगेंस्ट बोल सकते हो, बात वही हो गई, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेन करता है कि स्टेट का मतलब क्या है, क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्या नहीं है। सो इसको डिफाइन नहीं किया गया। डेफिनेशंस जो होती है ना, डेफिनेशंस के तरीके अलग अलग होते हैं। थोड़ा मैं इस पर भी आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। नई नई चीजें है ना, तो डेप्थ में ज्यादा जाना पड़ता है, फिर आगे जाके तो आपको इसमें क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। जब डेफिनेशन की बात होती है तो एक डेफिनेशन का तरीका वो होता है जहां पे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, दिस डिफाइंस एज करके समझाया जाता है। एक डेफिनेशन जो होती है ना, उसको बोलते हैं इट इंक्लूड्स। डेफिनेशन स्टार्ट ही ऐसे होती है, इट इंक्लूड्स। जैसे यहाँ पे बोला है द स्टेट वर्ड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो जहां पे कुछ समझाने जैसा नहीं है, सिर्फ लिस्ट वाली चीजें हैं कि भाई देखो, एक वर्ड है स्टेट, उसमें ये सब चीजें आती है और ये सब चीजें नहीं आती, उस टाइप का अगर प्रेजेंटेशन है तो वो इट इंक्लूड से स्टार्ट होती है। तो ये भी एक तरीका होता है डेफिनेशन को प्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे आपको स्टेट की डेफिनेशन कुछ ऐसे मिलेगी, कहीं पे होता है डिफाइंस। अब यहाँ पे डिफाइन तो क्या करें, स्टेट का मतलब क्या डिफाइन करें। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि स्टेट वर्ड में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो बोला स्टेट वर्ड में सबसे पहले आती है इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई और पार्लियामेंट भी आ गई। फिर बोला स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई और हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भी आ गई। तो ये सब कुछ स्टेट का हिस्सा है। फिर बोला जो लोकल अथॉरिटीज होती है, लोकल अथॉरिटीज भी यहाँ पे कवर अप हो गई। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितनी भी टेरिटरीज है इंडिया में या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, चाहे वो आउटसाइड इंडिया क्यों ना हो, वो सब भी लोकल अथॉरिटीज में आ सकती है। ये क्लैरिफाई किया। देखो, इंक्लूडिंग अथॉरिटी फंक्शनिंग आउटसाइड प्रोवाइडेड दैट दे आर अंडर सच कंट्रोल। जैसे फॉर इंस्टेंस, इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं कि क्या बात हो रही है। ये एम्बेसी की बात हो रही है। मैंने आपको बताया भी था, इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी है, वैसे ही इंडिया की एम्बेसी यूएस में है। तो अब यूएस तो फॉरेन लैंड है, लेकिन वहां पे इंडियन एम्बेसी जो बनी हुई है ना, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारा ऑफिस है। तो उसको भी हम अदर टेरिटरीज या अदर अथॉरिटीज में काउंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्टेट, वो भी कवर हो जाती है। वैसा है। अब ये जो वर्ड यूज किया लोकल अथॉरिटी, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आता है सब यहाँ पे बताया हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, अलग अलग अथॉरिटीज हैं। तो इनको भी यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, ये स्टेट का हिस्सा होती, वैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और भी चीजें हैं, डायरेक्टली बता देता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अथॉरिटी शुड एंगेज इन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फंक्शंस ओनली। क्लैरिफाई किया। जैसे ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी स्टेट का हिस्सा होती है। भले वो गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, बट बेसिक नेसेसिटी तो प्रोवाइड कर रही है ना। बिजली के बिना कहाँ काम चलता है, तो बोला वो भी स्टेट में आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये सब केस लॉज को ना बॉक्स में रखा हुआ है, कोई ना कोई केस का फैसला है जो आपको यहाँ दे रखा है, तो मैंने उसको बॉक्स में रखा है ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ वैसा। फिर बात हो रही है यूनिवर्सिटी की। बोला यूनिवर्सिटी भी अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन में आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ऑल्सो अ स्टेट।
नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। केस का फैसला है, हमें मानना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, बस हमें ध्यान रखना है कि ये होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है, ये भी बोल दिया, ठीक है, ये पॉइंट क्लैरिफाई कर रखा है वैसा है। फिर ये एक टॉपिक है, मैं अभी आगे केस में समझाता हूँ, उस आंसर को पेंडिंग रखना। और भी कुछ अथॉरिटीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, अपना सीबीएसई की एक अथॉरिटी एनसीईआरटी, जिनकी बुक्स आती है, सीबीएसई वाले इसका स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं, बोला ये भी अदर अथॉरिटी में कवर हो जाती है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था, ये पूरा एक शॉर्ट नोट में पूछते हैं। अभी आपके लिए पॉइंट वाइज इंपॉर्टेंट रहेगा कि एमसीक्यू में काम आ सकता है। अब ये मैं कनेक्ट करा रहा हूँ इस आंसर से जो मैंने पेंडिंग छोड़ा, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, तो जो पेंडिंग था वो भी कवर हो रहा है। अब ध्यान देना, कोई भी अथॉरिटी, कोई डिपार्टमेंट एक स्टेट का हिस्सा है या नहीं, उसकी एजेंसी है या नहीं, कैसे पता चलेगा, साबित कैसे होगा? तो उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ 1981 में, ये पार्टीज है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 सुप्रीम कोर्ट। उस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोली और बोला कि कोई भी अथॉरिटी सरकारी एजेंसी है या नहीं, इन 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट इससे रिलेट हुआ तो बोल सकते हैं कि वो एजेंसी सरकारी एजेंसी है। पहले पॉइंट में उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन है जिसकी पूरी शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट्स आपने पढ़े हुए, शेयर कैपिटल आपको पता है, तो किसी भी कंपनी की अगर पूरी शेयर कैपिटल किसी सरकार के कंट्रोल में है, उनका पैसा लगा हुआ है, तो इम्प्लाइड सी बात है कि वो एंटिटी या वो कॉर्पोरेशन सरकारी एजेंसी है। जैसे बीएसएनएल, एलआईसी, ये सब जो कंपनीज हैं, भले वो कंपनी है लेकिन पैसा तो सारा सरकार का लगा है। इंडियन रेलवे, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट एजेंसी में कवर होती है। ये एग्जांपल हो गया। एयर इंडिया थी अभी तक। नेक्स्ट बोला कि वो जो कॉर्पोरेशन है उसका सारा खर्चा कौन उठा रहा है? सरकार उठा रही है। उस कॉर्पोरेशन का सारा खर्चा सरकार उठा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, क्योंकि पैसों के लिए सरकार पे डिपेंडेंट है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी अगर मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करती है, मोनोपोली स्टेटस का मतलब क्या होता है कि कोई कंपटीशन नहीं। जैसे रेलवे, बेस्ट एग्जांपल। अब रेलवे जो है वो कंपनी है, सरकार डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही, उन्होंने कंपनी बना दी आईआरसीटीसी, ठीक है, रेलवे। बट रेलवे को कोई कंपटीशन है? ऐसा देखा आपने? एक ट्रैक पे इंडियन रेलवे, बाजू में टाटा, इस तरफ अदानी, इस तरफ अंबानी रेस लगा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। उनको परमिशन ही नहीं है। अब सोचो अगर ये रेलवे को मोनोपोली स्टेटस नहीं मिला होता तो आज हर प्राइवेट कंपनी ने अपना रेल नेटवर्क बिछा दिया होता, लेकिन क्योंकि सरकार अलाउ नहीं कर रही, सरकार ने आईआरसीटीसी को बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम लोग कंपनी चलाओ, आईआरसीटीसी को कोई कंपटीशन नहीं देगा, हम परमिशन ही नहीं देंगे। तो मोनोपोली स्टेटस वो लोग क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का बैकअप है, तो इसको अपने बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की वो एक। वंदे भारत और ये सब भी रेलवे में ही है। हाँ, इन्होंने ये किया है, एक वो तेजस जो ट्रेन आई है ना, उसका मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को दिया है। इवन वंदे भारत में भी ऐसे ही किया है। वंदे भारत है सरकारी ट्रेन, लेकिन उसका क्लीनिंग, मेंटेनेंस, उसका टिकट प्राइसिंग, वो सब प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दिया कि भाई हमें आप फिक्स पैसा दे दो और मैनेजमेंट आप करो, ताकि लोगों को प्रीमियम सर्विस मिले। तो सरकार खुद उसको ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन मालिक तो सरकारी वैसे रहता है, ठीक है, वो चीज हो गई। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मतलब जो भी एजेंसी है उसमें सरकार का पूरा कंट्रोल है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, सरकारी एजेंसी। नेक्स्ट, इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, वो कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है वो काम पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम है और गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड या उससे जुड़े हुए काम, गैस सप्लाई करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, पानी सप्लाई करना, उस टाइप की चीजें आ सकती है। तो वो सब कंपनीज भी सरकारी एजेंसीज जैसी ही होती है। नेक्स्ट बोला है कि जो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, अब उन्होंने उसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो जो सरकारी डिपार्टमेंट से कंपनी बना है वो रहेगा तो सरकार का हिस्सा, कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल रहने वाला है। आईआरसीटीसी की जो बात हो रही थी ना, आईआरसीटीसी इज नाउ अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी, लेकिन एक टाइम पे रेलवे जो है ना वो सरकारी डिपार्टमेंट था, इट वाज नॉट अ सेपरेट कंपनी, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। पर स्टिल आज भी सरकार का कंट्रोल तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक आंसर है आर्टिकल नंबर 12 में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और केस था, बात हुई बीसीसीआई की। बीसीसीआई मतलब अपना इंडियन क्रिकेट बोर्ड।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई। केस हुआ 2005 में जी टीवी और यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और जी टीवी के बीच में, जहां पे बात ये उठी कि बीसीसीआई आर्टिकल 12 में कवर होती है कि नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उन्होंने बोला बीसीसीआई आर्टिकल 12 में कवर नहीं होती। बीसीसीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी जो एक स्पोर्ट को मैनेज करती है इंटरनेशनल लेवल पे, बट वो सरकार का हिस्सा नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो इनडायरेक्टली सरकार कंट्रोल करती है। अब बीसीसीआई के चेयरपर्सन ने अभी जय शाह को बना रखा था, अब जय शाह अमित शाह के बेटे, तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो ही गया ना। पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी राजीव शुक्ला करके एक मिनिस्टर है, वो अभी भी बीसीसीआई का हिस्सा है, वो तो अभी भी थे। तो जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है ना, उनका कोई ना कोई कनेक्टेड पर्सन बीसीसीआई में होता ही हमेशा, ताकि वो लोग इनडायरेक्टली उसको मैनेज कर सके। बिकॉज क्या होगा, अगर ये नहीं किया तो पंगा होगा। अब इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हो गया, पाकिस्तान वालों ने अपने अटैक कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कैसे शो करेगी कि हम पाकिस्तान से नाराज हैं? तो भाई क्रिकेट मैच नहीं होगा। यही होता है ना, जैसे झगड़ा होता है क्रिकेट मैच कैंसिल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की टीम कहाँ आती है? इंडिया। हम बुलाते नहीं, ठीक है, उनको तो आना है। अच्छा, वो पाकिस्तान बुलाते तो हम नहीं जाते। अभी एशिया कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वर्ल्ड कप होता है, इंडिया ने क्या बोला, भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अभी भी ये मैटर चल रहा है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर टीवी पे बोल बोल के थक गए कि भाई तुम लोग आओ, सिक्योरिटी का हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, लेकिन स्पोर्ट को मत रोको, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है यार हमारी वजह से तुम लोग क्यों कमाओगे, हमारी टीम तुम्हारे वहां आके खेलेगी, तुम्हारे टीवी राइट्स बिकेंगे, तुम्हारे स्टेडियम की टिकटें बिकेंगी, तुम्हारी इकोनॉमी को फायदा होगा, और तुम हमारे यहाँ आके अटैक करोगे। तो तुमको यही करना है, तो हमको तुम्हारा कोई फायदा नहीं कराना है। हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको इंडिया बुला भी नहीं रहे, और तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना है तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेलना पड़ता है, मना नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में फिर ऐसा होगा तो हम खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे। अब ये सब टसल चलता रहता है। अब एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है हम पाकिस्तान से रिलेशंस नहीं रखेंगे, दूसरी तरफ बीसीसीआई इंडिया और पाकिस्तान का टूर्नामेंट करा रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो जाएगा? तो मीडिया वाले बोलेंगे यार तुम एक तरफ बोलते हो कि भाई पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखना, दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो, पैसे के लिए मैच खिला रहे हो, तो गलत हो गया ना। तो बीसीसीआई में वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कंट्रोल गवर्नमेंट को रखना ही पड़ता है। ये वैसी बात होगी, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल नंबर 12 जो है ना, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कंडीशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है, उसके अंदर इन्होंने 2 पॉइंट्स पे पहले स्टार्टिंग में बात की। मैं आराम से आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले बोला है एग्जिस्टिंग लॉज, और उसके बाद बोला है फ्यूचर लॉज, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है वैसे, देख लो कैसे इसको रिलेट करना है। एग्जिस्टिंग लॉज, सॉरी, और ये दूसरे हैं फ्यूचर लॉज। रेफरेंस डेट है अपनी 26 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ डेट। इसके पहले भी तो देश में कानून थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा तो नहीं था कानून थे नहीं। अच्छा, इसके बाद भी कानून बने, तो इनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग लॉज। इनका दूसरा नाम है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, और इसका नाम है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ये अब नाम से समझ आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल अपने सिलेबस में भी एक एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये लॉ में अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये है 1872 का कानून है। एक अभी चल रहा था इंडियन पेनल कोड 1860, एक है स्टैम्प एक्ट 1899, एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ऐसे बहुत सारे कानून हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आए थे, आज भी फॉलो हो रहे हैं, और 1950 के बाद जो भी एक्ट आए वो तो चल ही रहे, वैसा हो गया। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 की जो हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 ऐसा बोल रहा है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तब के जो कानून थे उनमें ऐसी कुछ बातें हो सकती है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऑपोजिट जाती हो, कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोलता हो और ये लोग कुछ और बोलते हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब जो कानून बनेंगे यहाँ पे 1950 के बाद, उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा
कि इन कानून में हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज अलाउ नहीं की हम इसमें लिखेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ क्लैश हो जाए, तो इसका क्या करें? तो बोला इसका एक रास्ता निकाला जा सकता है, हम कुछ समझ लेते हैं चीजों को, जो भी पुराने कानून है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर लेते हैं। अगर इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाले प्रोविजंस या सेक्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, उन सेक्शंस को निकाल के साइड पे रख देंगे, इसको हटा दो भाई, इसका भी कुछ काम नहीं, इसको अलग ही कर दो, ठीक है। लेकिन बाकी के जो सेक्शंस हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई पंगा नहीं है उनको तो फॉलो होने दो, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरा फिर उन्होंने ऐसा बोला कि यार देखो एक कानून के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो या तो आप सारी फॉलो करो या सारी मत फॉलो करो, ये आधा अधूरा नहीं हो पाएगा। बोला अगर ऐसी बात है तो पूरा कानून ही फिर साइड पे रख दो उठा के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये बात हो गई। तो दूसरा रास्ता वो है कि फिर पूरा कानून अपने साइड पे रख देते हैं, यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है किसी चीज को उठा के साइड पे रख देना कि यूज नहीं करेंगे, और एक होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ फोड़ के खत्म कर देना। तो यहाँ हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको साइड पे रख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मान लो अगर कोई सेक्शन हम अभी यूज नहीं करना चाहते तो उसको साइड पे पड़ा देते हैं, उसको यूज नहीं करेंगे। इन फ्यूचर कभी कोइंसिडेंस हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हुआ, हमने बात की थी चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट, तो हो सकता है उस अमेंडमेंट की वजह से ये क्लैश खत्म हो गया और अब ये सेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वैलिड है, ऐसा हो सकता है कोइंसिडेंस। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आया तो हम ये सेक्शन को फिर से यूज करना शुरू कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। ऐसी कुछ बातें यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल नंबर 13 में की है। अब देखो जैसे मैंने बोला कोई चीज हम यूज नहीं करेंगे और किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसमें फर्क है। एक एग्जांपल देता हूँ अपने लेवल पे, जैसे आपके कपड़ों की बात हो रही है। अब देखो कपड़ों में ऐसा है, कितने भी कपड़े भर लो कबर्ड में, जब चाहिए तब कपड़े नहीं होते। लड़कियों का तो खास प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई भी इवेंट आ गया यार कपड़े ही नहीं है, ये पूरा कबर्ड भरा पड़ा है। बोले ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इस इवेंट पे ये पहनना है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हर इवेंट के लिए अलग कपड़े होते हैं। लड़कों का हमारा सॉर्टेड है, ये कपड़ों में है 2-3 वेरायटी और उसमें भी है 2-3 कलर, तो हमारे पास होते हैं। लड़कियों के पास कितनी बार कपड़े नहीं होते, बोले यार कुछ नया खरीदना पड़ेगा। अच्छा एक बार पहन लिया, ये तो लास्ट इवेंट में पहना था, और पता नहीं ऐसा होता भी लड़कियों के दिमाग में कुछ पावर अलग है, याद रहते हैं उनको कपड़े। पता है मैं कितनी बार, मेरी वाइफ भी ऐसे बोलती है, बोले यार इसने ना वो शादी में ना उसने ये ड्रेस पहना था। मैं बोला वो शादी तो अपन 6 साल पहले अटेंड किए थे, तुझे याद है? बोले मुझे याद है। ना तुम लोग की मेमोरी गजब है। बोला कौन सी शादी में जो गेस्ट है, चलो दुल्हन या दूल्हा होता है तो याद भी रहता है, बोला जो गेस्ट है उसमें कौन से कलर के कपड़े पहने थे कैसे याद रह सकता है? बोले नहीं हमको याद रहता है। बोला कपड़े तो छोड़ो, जूते भी याद रहते हैं, इयरिंग भी याद रहती है और नेकलेस भी याद रहता है। बोला तुम लोग मतलब शादी में आते हो तो तुम लोग ये देखते रहते हो कौन क्या पहन के है, नोट्स वोट्स बनाते हो, क्या करते हो? मुझे वो बात समझ नहीं आती। बोला हमारे पास 3 कलर की शर्ट है। बोला मैं खुद पिछले 6 साल से हर शादी में ये पहन रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। बोले नहीं वो तो लास्ट टाइम मैंने ये ड्रेस तो ये मैरिज में पहना था, वापस पहनूंगी तो यही लोग आने वाले हैं, रिपीट हो जाएगा। बोला तुझे कहाँ स्टेज पे खड़े रहना है, रिपीट हो जाएगा तो क्या हो गया, अपने को सेलिब्रिटी है। बोले नहीं नहीं नया चीज, तो सबके साथ वो चीजें होती। अब कपड़ों में ऐसा है ना कि जो भी कपड़े अपने पास अलग अलग कैटेगरी में है, आपके वो कपड़ों की भी ना कैटेगरी बन जाती है। ये क्लास पे पहनने वाले कपड़े, ये कॉलेज में पहनने वाले कपड़े, ये सोसाइटी में कहीं उतरना हो तो ये कपड़े। एक होता है घर पे पहनने वाले कपड़े जो सबसे कंफर्टेबल होते हैं, वो कितने भी पुराने हो जाए उनसे लगाव अलग हो जाता है। अब वो टी शर्ट ना पूरा ऐसे कलर वलर उड़ चुका है, उसका डिजाइन खत्म हो चुका है, बट कंफर्टेबल होता जाता है पहनने के साथ, लगता है इसको निकालना नहीं है। अब वो जो ड्रेसेस है ना वो पुराने होते जा रहे हैं, कंफर्टेबल है, लेकिन एक पॉइंट उनका भी आ जाता है कि अब इसको और घर में भी नहीं पहन सकते, इसकी हालत और खराब हो गई। फिर अपने क्या करते हो, कपड़े फेंक देते हैं या कुछ और यूज है उसका? क्या यूज है उसका बोलो? हाँ, तो घर में जो डस्टिंग हो रही है ना, पोछा वोछा हो रहा है, तो अच्छे कॉटन के कपड़े ना फिर पोछा बन जाते हैं, तो एक वो भी यूज है उसका। उससे पहले भी एक लेवल आता है होली के कपड़े, है ना। तो जो कपड़े ऐसे मिड कैटेगरी में, बहुत खराब भी नहीं हुए बहुत अच्छे भी नहीं है, अब इसको बाहर भी नहीं पहन सकते, घर में पहनने के लिए बहुत है, तो 1-2 जोड़ी ना अपन वो होली के लिए साइड पे रख देते हैं, यार होली आएगी ना तब पहनेंगे। अब ये चीज आपने यूज करनी बंद कर दी है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। एक फेंका नहीं उसको। एक होता है आपने वो कपड़ा फेंक दिया, कचरे में फेंक दिया, अब वो है ही नहीं, वो चाहकर भी यूज नहीं कर सकते। एक होता है कि भाई है लेकिन अभी यूज नहीं करना, डेली वेयर में नहीं पहनना, तो उसको साइड पे रख दिया, कभी होली होली होगी ऐसा कुछ होगा या खराब होने वाले होंगे कपड़े कहीं पे तो पहन लेंगे, ये वैसी बात होगी। तो एक्ट में जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन हमने डिलीट नहीं किया है, सिर्फ साइड पे रख दिया है कि फिलहाल इसको यूज नहीं करेंगे, कभी अमेंडमेंट आया और ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया तो यूज कर लेंगे, ये उस सेंस में होंगे, ठीक है। अब इन सब चीजों को समझाने के लिए आर्टिकल नंबर 13 में इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, जिसके लिए अपन ये टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन। तो वो अब मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, बहुत इजीली रिलेट होगा, देख लो। एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब क्या, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। फ्यूचर लॉज का मतलब क्या, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। रेफरेंस डेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ डेट,
ठीक है, 1950, जिसके बाद सारे लॉज फ्यूचर लॉज में आ गए, ठीक है, वैसा है। तो ये तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वो रूल्स जिनको इन्होंने नाम क्या दिया, डॉक्ट्राइन। हमने पहले भी टर्म यूज किया था डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल। सबसे पहला डॉक्ट्राइन देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियर एबिलिटी। मतलब सीवियर करना, इंग्लिश में एक वर्ड है सीवियर करना, मतलब किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है, अपने से अलग कर देना। वैसे सीवियर मतलब जैसे दो हिस्से कर देना। अब मान लो ये एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, अभी चॉकलेट है, घर पे ऐसा होता होगा अगर आप भाई बहन हो ना, तो एकदम बराबर का हिस्सा होता है। ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, तो जब पार्टीशन होता है तो कैसे होता है, ऐसे लमसम तोड़ देते हैं, एकदम नाप के होता है, अपने स्केल लेके आते हैं, और इतनी है ना एग्जैक्ट आधी होगी, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इधर उधर हुआ तो बड़ा वाला हिस्सा मेरा, फिर झगड़ा वैसे हो रहा होता है। तो अगर आपने उसके दो हिस्से कर दिए ना, तो इसको बोलते हैं सीवियर करना, अलग कर देना। ये एक हिस्सा अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड सीवियर एबिलिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियर एबिलिटी यही बोलता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आया था, उसके अगर हिस्से हो सकते हैं, तो वो हिस्सा, वो सेक्शन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसको अभी साइड पे अलग करके रख दो और बाकी का कानून पूरा फॉलो करो। अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, बट फिर किसी ने बोला बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो पूरा फॉलो होगा या बिल्कुल फॉलो नहीं होगा, आधा अधूरा नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो पूरा कानून साइड पे रख दो, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवियर एबिलिटी, कि अगर सीवियर करना पॉसिबल है तो जितना हिस्सा अभी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है उसको साइड पे रखो, बाकी का यूज करो, ठीक है, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ये वर्ड कभी सुना है आपने? एक्लिप्स स्कूल में आया होगा, साइंस में पढ़ा है कुछ? अच्छा, ग्रहण सुना है? ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ अब ध्यान में आ रहा होगा, देखते हैं। हाँ, ये होता है कुछ, ये समझाया है, ऐसे ही सिखाते थे आपको। देखो तीन ऑब्जेक्ट्स है, सन, अर्थ एंड मून। ये जब एक दूसरे की लाइन में आ जाते हैं तो एक की परछाई दूसरे पे पड़ती है और दूसरा छुप जाता है, वैसा होता है। अब ये चीज जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगी। अब जैसे सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, अब अर्थ ने मून को पूरा छुपा दिया, सन की रोशनी पड़ी नहीं मून पे, तो आपको मून नहीं दिख रहा, जिसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र पे ग्रहण लग गया, मतलब चंद्र छुप गया। तो चंद्र ग्रहण में चंद्र दिख नहीं रहा, बट इसका मतलब ये है कि मून है ही नहीं, गायब हो गया, मून खत्म हो गया, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा है। ये आपको दिख नहीं रहा है बट दिख नहीं रहा, ठीक है। तो एक्लिप्स का मतलब वही होता है कि जो चीज है वो आपको दिख नहीं रही है, एक का शैडो दूसरे पे पड़ रहा है, वो एक छुप गया, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिप्स। यहाँ पे इन्होंने वो एक्लिप्स का कंसेप्ट यहीं से लिया, जो वर्ड आया ना एक्लिप्स, वो ये साइंटिफिक वाला एक्लिप्स ही है। इन्होंने ऐसा बोला कि एक पर्टिकुलर कानून है आपका, एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की परछाई पड़ रही है और बिकॉज ऑफ दैट कुछ हिस्सा उसका छुप गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उतना हिस्सा यूज नहीं कर सकते, बाकी का तो कर सकते हैं। बट मान लो कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया और अब वो परछाई हट गई, कॉन्स्टिट्यूशन अलग और एक्ट अलग, फिर तो पूरा यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात जो अपन अभी कर रहे थे, ठीक है। तो उसको बोला दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। मैं उसको सिंपल इसलिए कर रहा हूँ कि फिर लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको रिलेट हो जाएगा और एटलीस्ट एमसीक्यू बन जाएगा, वो परेशानी नहीं होगी वैसे। अब इसका लास्ट पार्ट, आर्टिकल 13 यहाँ पे कंप्लीट, अपना टॉपिक कंप्लीट। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, वेवर, वेवर का मतलब होता है किसी चीज को लेट गो करना, माफ कर देना, क्विट कर देना, ठीक है। वेवर, वेव मतलब क्विट कर देना, सिंपल मीनिंग लिखना है तो ऐसा लिख लो, टू क्विट, ठीक है। टू क्विट समथिंग दैट इज टू वेव ऑफ, छोड़ देना, जाने देना कि भाई ये नहीं चाहिए। मीनिंग नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे।
अब वेवर का डॉक्ट्राइन क्या सजेस्ट करता है? देखो, आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू रोम एनीवेयर इन द कंट्री, सब राइट्स है। आपने ना सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसा बोला कि भाई मैं एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि मेरे सारे फंडामेंटल राइट मुझसे वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुस्सा हो गया, नाराज हो गए, बोले मुझे मेरे कोई राइट्स नहीं चाहिए, आज से मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मौन व्रत रख लिया, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, अपने आप को रूम में बंद कर रहा हूँ, पासपोर्ट वासपोर्ट भी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कोई राइट यूज नहीं करूंगा मैं। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखो आपकी मर्जी है, राइट ऑफ नॉट टू स्पीक भी तो दिया है हमने, तो आप नहीं बोल रहे हो तो वो भी तो एक फंडामेंटल राइट ही है। अगर आपको घर से बाहर नहीं जाना मत जाओ, हमने कहाँ रोका है। लेकिन हम ऑफिशियली ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको बना के नहीं दे सकते जिसमें हम ये एक्सेप्ट करें कि आपने अपने सारे राइट क्विट कर दिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। तो वेवर का डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि आपके पास जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको यूज करना ना करना आपकी मर्जी, नहीं यूज करना है तो इट इज योर विश। हम आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप यूज करो या मत करो, और अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो आप ऐसा कोई एप्लीकेशन देके राइटिंग में नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको नहीं यूज करना मत करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, गवर्नमेंट राइटिंग में आपको सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ आपने अपने सारे फंडामेंटल राइट हमारे पास जमा करवा दिए और आप यूज नहीं करोगे, ऐसा कोई मतलब कोई रूल या कोई लॉ नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, कि वेवर नहीं हो सकता। आप बोलो मुझे मेरे राइट्स क्विट करने, वेव करने, कोर्ट बोलता है ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो आपको नहीं यूज करने मत करो, राइटिंग में मत दो, हम ऐसी कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट है बस। तो इतनी बात हो रही है यहाँ पे, स्टोरी इसके साथ कंप्लीट है। अब यहाँ पे अपना ये ब्लॉक कंप्लीट हुआ, आर्टिकल नंबर 12 और 13। 14 से तो फिर अपन ने कंटिन्यू किया था। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बाकी है, वो कोर्ट वाला और अमेंडमेंट वाला, तो वो कल स्टार्ट करेंगे। एक फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। आपको कुछ पूछना है इसमें तो देख लो, बाकी कंसेप्ट आज का कंप्लीट है। अब लैंग्वेज पढ़ोगे ना घर जाके, तो आपको 50%, 60%, 70% समझ आएगा कि अच्छा हाँ स्टोरी का मतलब तो कुछ ऐसे ही निकल रहा है। और नहीं समझ आएगा तो लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स लेके आओगे, फिर से समझाऊंगा तो क्लैरिटी आएगी, बट एक बार पढ़ना पड़ेगा। और ज्यादा पेज है नहीं, 2-3 पेज का ही कंटेंट है। पढ़ने बैठोगे तो हार्डली 30 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स लगेंगे। कोई नया वर्ड मिले गूगल करो, नहीं समझ आए लेके आओ और वापस डिस्कस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ आराम से कर सकते वैसे।